गुड इवनिंग। कल की क्लास में सर्किट एनालिसिस चल रहा था, उसमें सबसे पहला टॉपिक था बेसिक्स की कुछ बातें हो चुकी थी। अब देखेंगे आगे। कैपेसिटर तक तो बात हो गई थी। अभी हम देखेंगे अगला रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। अब चौथा लेते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? ये एक कंडक्टर है और इसका ये कंडक्टेंस क्या है? G, जहाँ पर G बराबर क्या है? कंडक्टेंस। G की वैल्यू क्या है? कंडक्टेंस। अब देखो कंडक्टेंस है, R बराबर क्या होता था? रो L बाई ए, जहाँ पर रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया। अब देखो, अब कंडक्टेंस क्या होगा? 1 बाई आर। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो G बराबर 1 बाई आर। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रो L बाई ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये। अब इसकी यूनिट क्या होगी? अब रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, तो ओम की अपोजिट माहो। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? माहो। या इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास में? कंडक्टेंस। ये क्या हो गया? कंडक्टेंस। तो कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टेंस, ये एक वायर है जिसकी कंडक्टेंस G से दिखाया जाता है। R बराबर रो L बाई ए। कंडक्टेंस क्या होता है? 1 बाई आर। रजिस्टेंस का उल्टा। कहने का मतलब कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या 1 अपॉन रजिस्टेंस। ये क्या हो गया? कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो, इतनी बात होगी। अब हम देखते हैं इसमें आगे वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। वोल्टेज करंट रिलेशन। अब इसमें क्या करना है? वोल्टेज करंट रिलेशन में V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। V बराबर क्या होता है? V इंटू आर। अब I बराबर क्या हो जाएगा? V बटा V इंटू 1 बाई आर, वेयर G बराबर क्या हो गया? 1 बाई आर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू जी। V इंटू जी, ठीक है। ये वोल्टेज करंट रिलेशन इन किसके मैनर में? कंडक्टेंस के। जब कंडक्टेंस होता है तो I बराबर क्या? V इंटू जी, ठीक है। तो ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टेंस। अब इसको एक बार लिख लो। इसके साथ में एक चीज़ और देख लो। अब यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद में अभी तक हमने क्या पढ़ा? रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये हमारे पास में एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये L है, ये कैपेसिटर है C। अब देखो इसमें R, यहाँ पर हमने क्या किया? पावर डिलीवर्ड, P डिलीवर्ड या सप्लाई इक्वल्स टू पावर अब्जॉर्ब या डिसिपेट। अब्जॉर्ब प्लस डिसिपेटेड प्लस पावर स्टोर्ड बाई L एंड C। इस रेजिस्टेंस में जितनी भी पावर डिलीवर की जाती है वो क्या होता है? इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो क्या होता है? या तो अब्जॉर्ब होती है या क्या हो जाती है? डिसिपेट हो जाती है। और बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है? रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब पावर डिलीवर्ड बराबर पावर अब्जॉर्ब और डिसिपेटेड या पावर स्टोर्ड और बाई L एंड C। यहाँ तक बात हो गई। अब देखो
सबसे पहले कंडक्टर के हमने चारों देख लिए, फिर हमने ये इसके बारे में देख लिया जनरलाइज करके कि रेजिस्टेंस क्या करता है। अब पावर एब्जॉर्ब करता है या डिसिपेटेड करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो जो एक अलग बात है। ये इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर करता है, ये हम कॉन्सिक्वेंटली हम बोल सकते हैं करंट के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर चार्ज के रूप में एनर्जी स्टोर करता है या वोल्टेज के रूप में स्टोर करता है, लेकिन स्टोर करते हैं, स्टोरिंग एलिमेंट है एल एंड सी, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब DC, in case of DC, behavior of L and C, L and C, behavior of L and C in case of DC। यदि हम DC अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, L एंड C का बिहेवियर कैसा होगा। इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर किस तरह से होगा, इस किस केस में इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर DC के केस में किस प्रकार का होगा वो हम देखेंगे। अब देखो पहले हम बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर में हमें मालूम है क्या, VL बराबर क्या होगा, VL ऑफ T बराबर L di/dt। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बराबर क्या हो जाएगा, L di/dt। अब देखो ये L भी इंडक्टर में बता देंगे, तो VL ऑफ T वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल्स टू L इंटू DIL/dt। अब DC के केस में, इन केस ऑफ DC IL T बराबर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगी तो उस कंडीशन में VL ऑफ T क्या होगा, VL ऑफ T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू होगी, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि इन केस ऑफ DC इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। दैट मीन्स इन केस ऑफ DC इंडक्टर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इन केस ऑफ DC इंडक्टर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। अब देखो दूसरा इंडक्टर, उसके बाद में रजिस्टर। अब कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर का किस तरह से व्यवहार है, कैपेसिटर में हम बात करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होगा, IC ऑफ T बराबर C dVCT/dt। दैट मीन्स ICT बराबर C dVCT/dt। अब इन केस ऑफ कैपेसिटर VCT बराबर हमने क्या लिया है, कांस्टेंट। अब DC होगी तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब VCT कांस्टेंट हो गया तो dVCT/dc कांस्टेंट की क्या होगी वैल्यू, 0। दैट मीन्स यहाँ से ICT बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, इन केस ऑफ DC कैपेसिटर बिहेव एज इन केस ऑफ DC कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट, ठीक है, बिहेव एज ओपन सर्किट। बिहेव एज ओपन सर्किट। तो अब कंडक्टर की बात कर ली, बिहेवियर ऑफ L एंड C, यानी DC के कंडीशन में बिहेवियर कैसा होगा जब अप्लाइड करोगे DC। इंडक्टर के अक्रॉस DC अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और कैपेसिटर के अक्रॉस यदि DC कनेक्ट करोगे तो वो किस तरह से व्यवहार करेगा, ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। अब ये होता इस रूप में है, ये इसलिए नहीं होता DC। अब याद रखने के लिए क्या मतलब अपना जुगाड़ कैसे लगाते हैं कि ये कैपेसिटर हो गया और ये इंडक्टर हो गया। अब बोला DC पास करोगे तो DC होती है सीधी होती है, तो बोला इसमें से तो क्या होगी, DC चली जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी तो पूरी की पूरी चली जाएगी, तो इसलिए तो बोल दिया शॉर्ट सर्किट।
और ये बोलते थे DC ऐसे आती है तो ये ब्लॉक कर देता है, तो मतलब करंट की वैल्यू 0, इसका मतलब ICT की वैल्यू 0। लेकिन ये जुगाड़ लगाते हो आप लोग, लेकिन ये क्या नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है, किस कारण से, कि यहाँ से DC इंडक्टर में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव क्यों करता है, इसकी वजह से, और कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट की ओपन सर्किट की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू 0 क्यों हुई, इस कारण से। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के इसको उठा देना है। एक मिनट लिख लो इसको। इनको ये नोट में लिख सकते हो, नोट नंबर 1 लगा दो, और नोट 3। देखो इसमें क्या होगा, ये 1-2 पार्टिकल लिए हमने, ठीक है, एक ये लिया और एक ये लिया। इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, L1, और इसकी लेंथ क्या होगी, L2। इसका एरिया क्या हो गया, A1, और इसका एरिया A2। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। दोनों के दोनों क्या हैं, मान लो सेम कंडक्टर हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, सेम। यदि एक ही मटेरियल के बने हैं, दोनों के दोनों क्या बने हैं, सेम कंडक्टर के हैं। यदि ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम कंडक्टर हैं, सेम कंडक्टर है, उस कंडीशन में इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1 और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ2। फॉर सेम कंडक्टर ρ1 बराबर क्या होगा, ρ2। ये याद रखने वाला वैल्यू है। ρ1 की वैल्यू लेंथ और एरिया, रेजिस्टेंस इन किन्हीं पे डिपेंड नहीं करेगी, ये किस पे, टाइप ऑफ कंडक्टर किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करेगी। इसका मतलब अब क्वेश्चन में ये दे सकता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू में यदि ये एक कंडक्टर है और इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसी कंडक्टर की क्या होगी, तो क्या बताओगे, दुगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन क्या होगी, सेम रहेगी। जब तक वो कंडक्टर है उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे वो डिपेंड करता है, उसके अलावा वो कभी भी और मैटर पर वो डिपेंड नहीं करता, और पार्टिकल किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद में देखते हैं आगे। अब पावर रिलेशन इन पैसिव एलिमेंट। पावर रिलेशन क्या होगी, ऐसी एलिमेंट के अंदर क्या होगा, पैसिव एलिमेंट के अंदर। पावर, अगला पावर रिलेशंस, हेडिंग है पावर रिलेशन इन पैसिव एलिमेंट। पावर रिलेशन इन पैसिव एलिमेंट का मतलब ये है कि पहली बात तो पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, R, L और C, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। अब इनमें पावर का किस प्रकार से रिलेशन होगा उसके बाद में हम आगे देखेंगे एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस। अब देखो पहली बात तो
पावर रिलेशन देख रहे हैं तो P बराबर क्या होता है V इंटू आई, जहाँ पर V क्या है वोल्टेज, I क्या है करंट। अब हम देखते हैं पहला रेजिस्टेंस की, किसकी देखते हैं रेजिस्टेंस की। ये रेजिस्टेंस है तो R बराबर क्या होगा, अब देखो पावर बराबर क्या होगा I स्क्वायर इंटू R। P बराबर क्या होगा, P बराबर VI, P बराबर VI। अब V बराबर क्या होगा I इंटू आर, V बराबर आई आर तो I इंटू आर इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। एक तो ये हो गया। दूसरा P बराबर I स्क्वायर आर, या हम ये बोल सकते हैं P बराबर VI, या हम इसको बोल सकते हैं V स्क्वायर बाई आर, ठीक है V स्क्वायर बाई आर, और P बराबर VI। ये तीन फॉर्मूले इसके होते हैं, किसके कितने होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं। P बराबर V स्क्वायर बाई आर, I स्क्वायर आर, और P बराबर V इंटू आई। ये पावर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा, दूसरा इंडक्टर, इंडक्टर में पहली बात तो ये P एवरेज है, क्या है P एवरेज, ये P एवरेज है। P एवरेज है तो इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में क्या होगा, P एवरेज क्या होगी, P एवरेज क्या होगी, इंडक्टर के केस में हम निकाल चुके हैं P एवरेज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। P एवरेज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो टोटल P टोटल क्या हो जाएगी, P टोटल V इंटू आई। अब I बराबर क्या होता है, P टोटल यानी VL इंटू IL। तो अब VL बराबर क्या होता है, L DI बाई DT। इसका मतलब वेयर VL बराबर, VL की वैल्यू लिखो L इंटू फिर IL लिख दो इंटू DI बाई DT, DI बाई DT, ठीक है। तो इसकी P टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें इंडक्टर के केस में P टोटल बराबर L इंटू आई इंटू DI बाई DT। P टोटल बराबर क्या है, L इंटू आई इंटू DI बाई DT। इसका मतलब P बराबर VI हो गया, और रेजिस्टेंस के केस में P एवरेज इतनी होगी, इंडक्टर केस में P एवरेज बराबर जीरो। अब तीसरा कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में क्या होगा, वही P बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, VC इंटू IC। अब P बराबर VC, IC का क्या होता है C DVC बाई DT, मतलब P बराबर क्या हो जाएगा C VC इंटू DVC बाई DT। तो इन केस ऑफ P टोटल हो जाएगा, इसमें P एवरेज क्या होगा भाई, P एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी जीरो, क्योंकि ये कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं करता, डिसिपेटेड एनर्जी ही P एवरेज मान सकते हो। तो P एवरेज बराबर जीरो। ये किस तरह से पूरा डेरिवेशन आता है उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इन द केस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी जीरो, इसका मतलब P एवरेज भी जीरो। एवरेज के फॉर्मूले से 1/T इंटीग्रेट टू 0 टू T V ऑफ T dt, उससे हम निकाल सकते हैं V ऑफ T I ऑफ T D ऑफ T, पूरा डेरिवेशन से P एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक 0 से 2π में क्लोज इंटरवल में साइन, जो साइन का इंटीग्रेशन है वो जीरो हो जाएगा, तो P एवरेज भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, C VC DVC बाई DT। ये हो गया पावर रिलेशन इन पैसिव एलिमेंट। एक बार इतना कॉपी कर लो। हो गया। अब देखो एनर्जी रिलेशन,
अगला है एनर्जी रिलेशनशिप। एनर्जी रिलेशनशिप। अब देखो पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, पावर। तो P बराबर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, शक्ति, वही क्या है, पावर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वही क्या कहलाती है, पावर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dE/dt। अब जहां पर E क्या है, जहां पर E बराबर क्या है, एनर्जी, E बराबर एनर्जी, ठीक है। अब DE बराबर, इधर इसको इधर ले आएगा तो d ऑफ t। अब दोनों तरफ बोथ टाइप इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रेशन दिस वन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ d ऑफ t। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, जीरो से लेकर के ये E बराबर क्या है, इंटीग्रल ऑफ P ऑफ d ऑफ t। अब हम देखते हैं पहला रेजिस्टेंस के केस में। सबसे पहले क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो P बराबर dE/dt, E यहाँ पर क्या है, एनर्जी। अब DE को इधर रखा, P को इधर dt को इधर ले गए, तो P इंटू डी ऑफ टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। जब इंटीग्रेशन करने पर D का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E। अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी ऑफ टी। अब रेजिस्टेंस के केस में P, अब रेजिस्टेंस ER बराबर PR इंटू डी ऑफ टी। अब PR की वैल्यू क्या होती थी, I² R इंटू I² इंटू R इंटू टी, या फिर V²/R, या फिर V इंटू I। तो अब ER बराबर क्या हो जाएगा, ER बराबर इंटीग्रेशन ऑफ I² R इंटू डी ऑफ टी। अब ER बराबर, अब I² R क्या हो गया, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ टी। अब डी ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी, तो I² R इंटू टी। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं V² R इंटू टी, इसी प्रकार से V इंटू I इंटू टी, ठीक है। ये तीनों के तीनों इसमें इस तरह से डेरिवेशन से आ जाएंगे। समझ में आई बात, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करते गए, सिंपल सी कैलकुलेशन है। फिर देखो आगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, दोबारा रिवाइंड करके। फिर देखो दूसरा हम देखते हैं इंडक्टर। इंडक्टर के केस में क्या होगा, इंडक्टर के केस में EL बराबर इंटीग्रेशन ऑफ PL डी ऑफ टी। अब एवरेज नहीं है, ये टोटल है, तो EL बराबर PL की वैल्यू क्या होती थी, PL की वैल्यू क्या होती थी, LI I इंटू DI/dt इंटू डी ऑफ टी, वेयर PL बराबर LI DI/dt, ये होता था। अब जब ये वैल्यू इसमें रखी, अब EL की वैल्यू L इंटू आई बाहर आ गया, dt से dt गया, तो L इंटू आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ DI का इंटीग्रेशन क्या हो गया, I, तो L इंटू देखो PL की वैल्यू क्या होगी, यहां से दोबारा देखो, PL की वैल्यू क्या होगी, LI DI/dt। अब PL की वैल्यू हमने कहाँ रखी, LI DI/dt इंटू डी ऑफ टी, डी ऑफ टी से डी ऑफ टी कट गया, तो EL की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इंटू आई इंटू डी आई। फिर देखो EL बराबर, अब EL L हो गया, फिर I इंटू डी आई, I इंटू डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो गया, I²/2, तो इसका मतलब हाफ LI², तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल्स टू हाफ LI²। ये याद रखना, जो ब्रैकेट में याद है वो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये हो गया इंडक्टर केस में। इसी प्रकार से सिंपल डेरिवेशन है और कुछ समझने वाली बात ही नहीं है इसमें। तीसरा कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में ये एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज या चार्ज।
तो ई एल ई सी बराबर वही पी सी इंटू डी ऑफ टी। अब पी सी बराबर इसमें क्या होता है, वी इंटू सी डी वी सी बाई डी टी, डी वी सी बाई डी टी। तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू सी इंटू डी वी सी बाई डी टी इंटू डी ऑफ टी। अब डी टी से डी टी गया, डी टी से डी टी गया तो इसी क्या हो जाएगा, इसी बराबर c इंटू, अब v बाहर आ जाएगा तो v डी टी से डी टी गया तो क्या हो जाएगा, c बाहर लिया तो v इंटू डी वी, ई सी बराबर वी स्क्वायर बाई 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, सी वी स्क्वायर। अरे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया ई सी बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलेशन से सीधे सीधे कैलकुलेशन है, वैल्यू रखते जाओ। ये एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में पी आर की वैल्यू क्या है वो रख दो, सॉल्यूशन कर दो, सिंपल सा, फिर इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है। तो ये पावर एनर्जी रिलेशन हो गया। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लो। हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कनेक्शन ऑफ एलिमेंट, कनेक्शन ऑफ एलिमेंट। कनेक्शन ऑफ एलिमेंट का मतलब, अब इसमें रेजिस्टेंस यदि सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट है, कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका किस तरह से होता है। तो सबसे पहले सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में सबसे पहला हम लेते हैं रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट किस प्रकार से होगा। जैसे ये रेजिस्टेंस है 2, एक रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में R2 और ये क्या हो जाएगा R3, ये A हो जाएगा और ये B। अब देखो रेजिस्टेंस जो है R1, R2 और R3, अब ये रेजिस्टेंस है तो इनका आपको ये पूछा जाएगा तो RAB की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखो ये जो है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड देख रहे हैं, यदि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, तो कुछ भी नहीं करना है, RAB या क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो सीधा, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है, ये 2 ओम कराने की वैसे आवश्यकता नहीं है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन RAB कितना होगा, तो 2 प्लस 3 कोई भी बता देगा तो कितना हो जाएगा 5 ओम। ये सीरीज में है। इंडक्टर में भी क्या होगा, बिहेव एज ए सेम इंडक्टर। इंडक्टर में यदि मान लो ये 2 इंडक्टर हैं या 3 इंडक्टर हैं, ये सीरीज में बिटवीन A एंड B, L1, L2, L3, तो LAB हमें निकालना है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बिटवीन A एंड B। तो LAB बराबर कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, L1 प्लस L2 प्लस L3। तीसरी चीज, दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया इंडक्टर, और तीसरा है कैपेसिटर।
कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करना है बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में C1, C2 और C3। तो CAB अपन को निकालना है। तो इसमें क्या करना है, CAB निकालने के लिए इसका क्या करना है, ये सीधे सीधे नहीं जुड़ेंगे। इनको निकालने का तरीका, आप क्या करो, इनके रेसिप्रोकल को क्या कर दो, इनके उल्टे को जोड़ दो। 1/AB बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। तो इस तरह से अब इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी इसमें लघुत्तम लेके। लेकिन जैसे इसको जैसे मान लो सोल्व करोगे, इसके एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, जैसे मान लो एलसीएम लिया तो C1 C2 C3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा C2 C3 प्लस यहाँ से C1 C3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा C1 C2, ये हो जाएगा 1/CAB। अब इसको उल्टा कर दो तो CAB सब उल्टा हो जाएगा, तो C1 C2 C3, तो C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी C1 C2 C3 अपॉन में C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1। अब ये हो गया हमारे पास में CAB। C1 C2 C3 C1 C2 C2 C3 C3 C1। अब देखो इसका थोड़ा सा जनरलाइज अपन 1/C1 करना है। जैसे मान लो फॉर 2 कैपेसिटर, जब 2 कैपेसिटर कनेक्टेड हो C1 और C2, तो A और B के अक्रॉस CAB निकालना हो तो अपन क्या कर देंगे, CAB बराबर C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये डायरेक्ट कर लेंगे। फिर फॉर 3 कैपेसिटर हो, ये डायरेक्ट करना है। यदि लॉजिकल तरीका तो ये है, बट इतनी क्यों कैलकुलेशन निकाली, ये डायरेक्ट याद करने का तरीका देख रहे हैं। तो CAB यदि 3 कनेक्ट हो तो क्या होगा, CAB बराबर क्या हो जाएगा C1 C2 जितने कैपेसिटर हैं उनका योग अपॉन में, जैसे 4 है 4 कैपेसिटर। जब 4 कैपेसिटर हैं, जैसे मान लो ये C1 हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस कैसे दिखा रहे हो, याद भी C1 यहाँ पर भी है ना कैपेसिटर, ये देखो तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। तो अब कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा CAB, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, CAB बराबर C1 C2 C3 C4 अपॉन में। अब देखो C1 है तो एक दो पहले C1 C2 C3 लिख लो, प्लस अब C1 को छोड़ दो, 2 से शुरू कर दो, C2 C3 C4 कर दो, फिर 2 को और छोड़ दो, C3 C4 C1 कर दिया, प्लस C4 C1 और C2 हो गया। तो इस तरह से ये 4 कैपेसिटर की कंडीशन में इस तरह से हो जाएगा C1 C2। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है। सिर्फ ये लिखा दें आपको कि भाई इस तरह से निकालना है, कुछ नहीं करना है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस को सीधा जोड़ना है, इंडक्टर भी सीधा जोड़ना है, लेकिन कैपेसिटर केस में इनको क्या करना है, जोड़ना तो इन्हीं को भी है, लेकिन इनको उल्टा करके जोड़ देना है। फिर इनको जो भी सॉल्यूशन करने से AB की वैल्यू आएगी वो है। और ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है याद रखने के लिए कि आपको डायरेक्ट करना है। अब इतना नहीं करना 1/C1 1/C2, क्योंकि मोस्टली ये ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि 2 कैपेसिटर यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट क्या होगा। अब अपन फ्लो में क्या कर देते हैं, C1 प्लस C2 करते हैं भाई,
भरोसा करो, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन CAB बराबर C1/C2, कलाकारों आप करके आओगे C1, वो बाहर आके निकलोगे यार C1+C2, C1/C2, ये तो हो गया बस। ये नहीं होगा, फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होगी, C1+C2 करके आ जाओगे, C1C2/C1+C2 की जगह 4 कंडक्टर में इस तरह से। 3 के लिए ये है ही, ठीक है। तो ये चीज़ है, याद करने का तरीका चारों कर दिया। फिर पहले 3 लिख दिए, C1 2 3 4, फिर पहले को उठा दिया 2 3 4, फिर दूसरे को उठा दिया 3 4, फिर पांचवा है नहीं तो पहला आ गया वापस, फिर वापस से 4 के बाद में पहला दूसरा, तो बस इतना ही है कि कुछ भी नहीं। ये हो गया सीरीज। अब सीरीज की जगह क्या होगा, सीरीज कनेक्शन था, ये पूरा का पूरा लिख लिया, कनेक्शन ऑफ ए सीरीज वाला पूरा हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं पैरेलल। एक बार लिखना नहीं है, पैरेलल कनेक्शन। चौथा कंडक्टर G, उसके लिए सेम एज कैपेसिटर, मतलब सेम एज कैपेसिटर, जैसे मतलब 1/, जैसे 2 का निकालना है, G1 और G2 कॉमन है, तो AB GAB क्या हो जाएगा, G1 G2/G1+G2, ना कि ये दोनों जुड़ेंगे, यानी कि दोनों का क्या, सेम एज कैपेसिटर। ओके, तो ये चारों के बारे में हो गई। अब इसी तरह से पैरेलल कनेक्शन लिखवा देता हूँ फटाफट। पहले हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस की। तो ये रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होंगे पैरेलल में, मतलब पॉइंट A एंड B, तो R1 और R2, तो RAB कैसे निकालोगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब जब पैरेलल हैं उस कंडीशन में अब रेजिस्टेंस में क्या होगा, अब इसमें RAB बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस टेस्ट करके जितने भी होंगे जोड़ते जाएंगे। तो RAB यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब आगे देखो, ये रेजिस्टेंस का हो गया। दूसरा हम इंडक्टर का देखते हैं। इंडक्टर में सेम 3 का देख लेते हैं, ये L1 L2 L3, ये पॉइंट A ये B, इसके अंदर LAB निकालना है। LAB निकालने के लिए क्या करोगे, वही चीज़। अब LAB निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे, 1/LAB बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, वही इसी तरह से जैसे तरह से कैपेसिटर किया था। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 3 वाले केस में क्या करोगे, डायरेक्ट के लिए पहले तीनों को गुणा कर दो, फिर क्या लो, पहले L1 L2 को ले लो, L1 प्लस L2, L1 इंटू L2, फिर L2 प्लस L3, फिर L3 इंटू L1, L1 L2 L3 अपॉन में L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1। ठीक है, गर्मी बहुत है, लिख लो उसको एक बार, 1 मिनट साथ में लिख लेंगे। कैपेसिटर पैरेलल की बात करता हूं मैं। ये C1 है, ये C2 है, ये मैंने बात कर दिया C3। तो अब मैं पूछूं पॉइंट A और B के बीच में CAB क्या होगा, A और B के बीच में CAB क्या होगा। तो CAB निकालने के लिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अब इसमें पैरेलल में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, और चौथा D कंडक्टर का मतलब यदि हमारे पास में ये एक कंडक्टर है G1, ये दूसरा कंडक्टर G2, ये तीसरा कंडक्टर G3,
अब अपन को पॉइंट ए और बी के बीच में क्या निकालना है, जी ए बी। दैट मीन्स यहाँ से जी ए बी भी क्या होगा, G1 प्लस G2 प्लस G3। अब इसको क्या करना है, नोट करना है। पैरेलल कनेक्शन के लिए नोट कर लो। अब हम एक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं। एक्टिव एलिमेंट का मतलब अब कनेक्शन में, यानी एक्टिव एलिमेंट को कनेक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लो पहले वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक्टिव वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यही होते हैं। सबसे पहले हम बात देखते हैं वोल्टेज सोर्स की। पहले हम देखते हैं वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स को हमने रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं ये हमें मालूम है। वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से होगा, ये वोल्टेज हो गया और ये इसके सीरीज में RS क्या है, सोर्स वोल्टेज या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। इधर से ये पॉइंट A है, ये B है, यहाँ पे कोई भी और एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा रहता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स। ये तो क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये क्या है, प्रैक्टिकल
वोल्टेज सोर्स। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 0। दैट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कोई ए और बी है और एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स। ये क्या है? आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब देखो इसमें हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन का मतलब ये है, यदि मान लो ये बैटरी जुड़ी है, पॉइंट ए पॉइंट बी, VAB वोल्टेज अक्रॉस VAB, इसके इस बैटरी का वोल्टेज V1, इसका V2 और इसका V3। अब VAB बराबर क्या हो जाएगा? अब VAB बराबर क्या हो जाएगा? VAB निकाल रहे हैं तो प्लस और ये माइनस मान लो, तो अब VAB बराबर क्या हो जाएगा? या V मान लो। अब VAB की वैल्यू क्या हो जाएगी? VAB बराबर है, जब इस प्रकार से कनेक्टेड है तो VAB बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3, सीधे की सीधे जुड़ जाएंगे। अब इसका प्रूफ किस प्रकार से कि क्यों होगा है? एक बात बताओ, प्रूफ इसमें KVL लगा दो। इधर से पहले चलोगे तो माइनस चलोगे तो माइनस VAB, चलने पर ये कुछ भी नहीं है, प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस इस तरह से लिखा है तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ये ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो अब जब इस तरफ चलोगे तो इस तरफ चलने पर पहले कौन सी कुटी हो रही है? माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस VAB प्लस ऊपर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो गया? 0। जब इन सबको उधर ले जाओगे तो VAB बराबर क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वही आ रहा है। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रूफ, ठीक है। ये सीरीज कनेक्शन एक्चुअली ये KVL ही होता है, लेकिन ये करवाने का मतलब नहीं है यहाँ पर। ये जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि दूसरा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये बैटरी है V1 और इसके पैरेलल में कौन है? V2। V1 और V2, V1 और V2। तो देखो V1 और V2 और इनके इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस V इक्विवेलेंट। क्या हो गया? V इक्विवेलेंट। दैट मीन्स V इक्विवेलेंट बराबर V1 और V2। अब देखो V इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? इसमें V इक्विवेलेंट बराबर V1 होगा और बराबर V2। कहने का मतलब ये जो है सर्किट एग्जिस्ट कब करेगा? ये सर्किट एग्जिस्ट कब करेगा? जब V1 बराबर, मतलब कहने का मतलब यही है कि जब यदि वोल्टेज सोर्स दो पैरेलल में कनेक्ट टू एग्जिस्ट सर्किट। पहली बात, जब इस तरह की कंडीशन हो ही नहीं सकती है, और ये फिर भी है तो ये सर्किट कब हो तो सकती है कंडीशन तो, लेकिन ये एग्जिस्ट कब करेगा? दो चीज़ें होंगी, एक तो एग्जिस्ट और एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो क्या कंडीशन होगी? ये एग्जिस्ट करेगा तब ही जब हमारे पास में V1 बराबर क्या होगा? V2 बराबर क्या हो जाएगा? V इक्विवेलेंट। तब ही ये सर्किट क्या रख सकता है? ये क्या हो सकता है? एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जिस्ट का मतलब ये सही है, अन्यथा ये सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो अब आप कहोगे इफ़ V1 इज़ नॉट इक्वल्स टू V2, तब क्या होगा? यदि V1 इज़ नॉट इक्वल्स टू V2, क्या ऐसा पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो उस कंडीशन में KVL क्या हो जाएगा? अवॉइड। उस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन KVL अवॉइडेड। KVL अवॉइड यानी KVL यहाँ पर नहीं लगेगा। KVL नहीं लगेगा तो सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट। सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट।
V1 इज इक्वल्स टू V2 नहीं है, उस कंडीशन में ये सर्किट ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो मेन बात यही है सीरीज में, तो यहाँ पर कोई भी V इक्विवेलेंट बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और VAB बराबर V। अब देखो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल आपसे ये पूछ ले कि ये 10 वोल्ट, ये 3 वोल्ट -2 वोल्ट, तो A और B, तो VAB की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ VAB? तो VAB की वैल्यू क्या होगी वो अपन को निकालनी है। तो देखना VAB बराबर क्या होगा। अब निकालने के लिए क्या करोगे? निकालने के लिए सीधा सही है, आपको इतना सोचना ही नहीं है। अब मैं तो कर दूंगा VAB बराबर +10 -5, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा सा है KVL से चलना है। तो ये देखो माइनस, ये देखो ये प्लस और माइनस है, मैंने बताया था प्लस की जगह इसे प्लस की खूटी मान लो पहले, इधर से माइनस आ रहा तो माइनस की खूटी, तो जब इस तरफ चलोगे तो खूटी कौन सी आएगी? पहले माइनस की। तो क्या लिखोगे? यहाँ से इस तरह से चलोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस इंटू VAB। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन जो है ये है कि फाइंड VAB, VAB की वैल्यू क्या होगी? तो माइनस VAB, फिर यहाँ चलो, यहाँ आने पर प्लस पहले आ रहा है कि माइनस आ रहा है? तो माइनस, तो प्लस का 10, फिर आगे चलने पर माइनस आ रहा है कि पहले प्लस आ रहा है? तो माइनस का 3, फिर यहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है? यहाँ पर क्या आएगा? बाहर तो प्लस आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो कितना दे रखा है? -2 बराबर 0। ध्यान रखना इस फॉर्मूले से, तो अब चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये तो पहले तो प्लस आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, इसका मतलब -2 बराबर 0। दैट मीन्स इधर ले जाओ -VAB प्लस 10, और ये प्लस और माइनस, तो 10 -5, तो ये 5 हो जाएगा बराबर 0। तो VAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 वोल्ट। VAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 वोल्ट। यही हमारे पास में क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा VAB बराबर 5 वोल्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इक्विवेलेंट सीरीज में वेट लगी हुई तो किस तरह से, यदि पैरेलल में लगे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ये एक बार एक्टिव एलिमेंट में वोल्टेज सोर्स वाला पूरा लिख लो। ये करंट सोर्स में ये तो यानी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो कल देख लिया था हमने, फिर भी एक बार देख लो, बाकी ठीक है लिख लो। अब देखो, अब हम यहाँ से बात करेंगे करंट सोर्स की। वोल्टेज सोर्स की बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे? करंट सोर्स। अब ये जो करंट सोर्स है, करंट सोर्स की वैल्यू, अब करंट सोर्स की वैल्यू का मतलब क्या है? सॉरी, करंट सोर्स किस तरह से दिखाते हैं? ये I है और यहां पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाती है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट सोर्स।
और ये जो फिगर फर्स्ट है वो हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। दैट मीन्स ये किसका है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स का। यहाँ पर जो है ये है RS मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी हाई। अब आइडियल होता तो उस कंडीशन में तो ये इन्फिनिटी हो जाता, लेकिन इन प्रैक्टिकल कंडीशन में ये वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, ये हमने कल देख लिया था। अब देखो दूसरा, आइडियल करंट कंडीशन में ये RS की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। दैट मीन्स करंट सोर्स को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ही। तो ये क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, ये क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्स। पहला अब हम देखते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, अब सीरीज कनेक्शन का क्या है, इसमें पैरेलल वाली तो वो नोडल से सीख लेंगे, लेकिन सीरीज कनेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। सीरीज कनेक्शन का मतलब जैसे ये कोई एक क्या है, करंट सोर्स है I इक्विवेलेंट, ये एक और करंट सोर्स है I1, और ये दूसरा करंट सोर्स I2। तो सबसे पहली बात, जिस प्रकार से वोल्टेज सोर्स में पैरेलल में वोल्टेज सोर्स होने पर वो दोनों बराबर होनी चाहिए, उसी प्रकार से अब एक बात बताओ, सीरीज में क्या करंट, जैसे मान लो हमने खूब सारे सर्किट देखे थे, मान लो ये सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये यहाँ पर हो गया R2, ये हो गया R3। अब इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाइड किया, जैसे ही वोल्टेज अप्लाइड करोगे और एक क्लोज सर्किट मिलेगा तो इसमें क्या फ्लो होगी, करंट। जब इसमें करंट फ्लो होगी इस रूप में हो जाएगी, अब इसमें करंट फ्लो होगी, दैट मीन्स क्या होगा, क्या इस रेजिस्टेंस में करंट, जैसे मान लो ये करंट की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट इस R1 में जाती है, तो क्या R2 में 6 एम्पियर जाएगी, ना, इसमें भी क्या जाएगी 5 एम्पियर, और इसमें भी क्या जाएगी 5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे कनेक्टेड क्या हैं, सीरीज़ में। तो सीरीज़ के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब करंट की वैल्यू सेम होती है तो सबसे पहली बात तो ये करंट सोर्स दिखाने के लिए टू एग्जिस्ट, सबसे पहली बात टू एग्जिस्ट सर्किट, इस सर्किट को एग्जिस्ट होने के लिए I1 बराबर क्या होगा, I2, और वही क्या होता है I इक्विवेलेंट, और वही क्या होता है I इक्विवेलेंट। I इक्विवेलेंट बराबर I1 बराबर I2। अब आगे देखो, I1 बराबर I2, जब इफ I1 नॉट इक्वल्स टू I2, I1 नॉट इक्वल्स टू I2, जब I1 नॉट इक्वल्स टू I2 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें KVL क्या हो जाएगा, अवॉइड, KVL अवॉइड हो जाएगा, और सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट, उस कंडीशन में सर्किट क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो करंट सोर्स के बारे में देखा। अब पैरेलल वाली में इसमें बनाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पैरेलल में नोडल एनालिसिस इसमें कुछ भी नहीं है। पैरेलल में जैसे मान लो करंट है, ये करंट सोर्स है, ये I है, चलो बना लेते हैं दूसरा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जैसे मान लो ये करंट की वैल्यू है I1 करंट सोर्स है, और दूसरा ये I2 करंट सोर्स है, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे मान लो इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर की तरफ। अब क्या होगा, I की वैल्यू क्या होगी, दो कंडीशन है, केस 1, यहां पर हमें नोडल लगा देना है, यहां पर क्या लगा देना है, नोडल। तो नोडल लगाने का मतलब यहां से जो इस पर अप्लाई नोडल ए, अप्लाई नोड या KCL एट नोड ए, इस पर जो इनकमिंग करंट है इक्वल्स टू आउटगोइंग। कल KCL पढ़ा था, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट
इनकमिंग करंट देखो, इस नोड के ऊपर इनकमिंग करंट कौन कौन सी आ रही है, देखो 3 ही ब्रांच है, इसमें से आ कौन रही है, आने वाली कौन सी है, I1 आई, फिर इसमें से आने वाली करंट को क्या पॉजिटिव और जाने वाली को नेगेटिव, तो आने वाली I है, I के साथ में किसको जोड़ोगे, ये भी I रही है तो I2, ये क्या बाहर जा रही है तो -I1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो I बराबर क्या हो जाएगा I1 -I2, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसमें पैरेलल कनेक्शन में हम देख लेते हैं। बाकी ये क्वेश्चन जो है ये तो KVL KCL नोडल एनालिसिस हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, तो इसको तो कराने का नहीं है। सिर्फ वोल्टेज सोर्स में तो जो पैरेलल वाली कंडीशन सिखानी ज़रूरत थी, और सीरीज़ कनेक्शन में यदि ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपके पास में ऐसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा KVL अवॉइड हो रहा है, इसमें सर्किट एग्जिस्ट कब करेगा और कब नहीं करेगा, ये ऑप्शन से अपन को चेक करवा सकता है। तो ये हो गया अपने पास में एक्टिव एलिमेंट का जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स यदि सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा, और पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा। अब हमें सबसे मोस्ट जो कंसेप्ट है वो सीखना है, वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल। वोल्टेज डिवीज़न रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल। अब देखो इनमें क्या है, वोल्टेज डिवीज़न रूल। अब देखो वोल्टेज डिवीज़न रूल कैपेसिटर में कैसे लगाया जाता है, इंडक्टर में कैसे लगाया जाता है, और रेजिस्टेंस में कैसे लगाया जाता है। अब देखो इसमें सबसे पहले वोल्टेज डिवीज़न रूल में पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस में। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, यदि ये सीख लिया तो कैलकुलेशन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो रेजिस्टेंस में यदि रजिस्टर क्या है R1 R2 और इसके अक्रॉस हमने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी जिसका वोल्टेज क्या है V। अब वोल्टेज अक्रॉस R1 इज V1 और वोल्टेज अक्रॉस R2 इज V2। इन दोनों के कंबाइंड वोल्टेज क्या है V। अब देखो वोल्टेज डिवीज़न रूल, अब हम रेजिस्टेंस के लिए लेते हैं। पहले सीरीज इस तरह से लिखो, पहले वोल्टेज डिवीज़न रूल, पहला रेजिस्टेंस,
ये रजिस्टेंस हमने किया कनेक्ट R1, ये रजिस्टेंस R2, ये हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाइड किया, V वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाइड किया। अब देखो ये जो टोटल वोल्टेज है, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस, कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। किसके अक्रॉस कितना, वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज V1 और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज इक्वल्स टू V2। ठीक है, अब देखो वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 इज V1, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज V2। अब ये V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, R1 और R2 की वैल्यू पर। तो अपन को ये निकालना है कि जब हमने पास में दो रजिस्टेंस हमारे पास में कनेक्टेड है, सीरीज़ में कितने भी रजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो जब हमने V अप्लाइड किया तो V1 और V2 की वैल्यू कितनी होगी, तो इनका निकालना, इसी को क्या बोलते हैं, करंट वोल्टेज डिफ्यूजन रूल। तो जब इसमें सीधा सा बात है, V1 निकालने के लिए R1 अपोन में बाकी सब R1 अपोन ये कनेक्टेड है सीरीज में टोटल रजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू V, V1 बराबर R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू V। कहने का मतलब टोटल वोल्टेज, V का मतलब हो गया टोटल वोल्टेज। जैसे V1 बराबर V1 बराबर क्या हो गया, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में कनेक्टेड तो R1 प्लस R2 इंटू V, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया V। दैट मीन्स यदि हमें वोल्टेज अक्रॉस V1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो खुद का रेजिस्टेंस अपोन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू V। इसी प्रकार से हम V2 निकालना चाहते हैं तो V2 बराबर क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस R2 अपोन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, या फिर ऐसे एक बार लिख दो, टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, V2 बराबर R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, V2 बराबर R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अपोन में R2 टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इनटू हमारे पास में क्या हो जाएगा V। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, ये 2 ओम है, ये कितना हो गया 5 ओम। हमने क्या किया, वोल्टेज हमने 20 वोल्ट अप्लाइड कर दिया, ये 20 वोल्ट, ठीक है। तो ये 3 ओम मान लेते हैं, 5 ओम हो गया ना, तो या फिर इसको मान लेते हैं 4 ओम, 28 वोल्ट मान लेते हैं अप्लाइड किया। तो वोल्टेज अक्रॉस V1 और वोल्टेज अक्रॉस V2 अपन को ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो V1 बराबर क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस 2 बटे टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 4 इंटू टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई 18 वोल्ट मानो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18, यानी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए लिया, और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर V1 और V2 निकालना है तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपोन में दोनों को योग कर दो 2 प्लस 4 इंटू 18। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई V1 बराबर 2 बटे 6 इंटू 18, ये 36 18 बराबर V1 बराबर कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अब आगे देखो V1 बराबर कितना हो गया 6 वोल्ट। अब वोल्टेज अक्रॉस V2
वोल्टेज अक्रॉस V2, तो V2 की वैल्यू क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर 4 बटे टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 इंटू टोटल वोल्टेज 18, इसका मतलब 4/6 इंटू 18, 6 दूनी 36 18, V2 बराबर क्या हो गया 12 वोल्ट। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 वोल्ट। ठीक है, V1 बराबर 6 वोल्ट, V2 बराबर कितनी होगी 12 वोल्ट। इस तरह से ये एग्जांपल वोल्टेज डिवीजन रूल रेजिस्टेंस में किस तरह से एक बार बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या किया है, 2 रेजिस्टेंस लिए, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड किया, तो हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस ये वोल्टेज किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो हमने V1 के लिए निकालना है, तो जिसके अक्रॉस निकालना है उसके रेजिस्टेंस R1 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, फिर V1 बराबर R1 अपॉन R1 प्लस R2। इसी प्रकार से V2 का R2 अपॉन R1 प्लस R2। फिर ये एग्जाम्पल सेम, ठीक है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू ये पूरा का पूरा आप नोट कर लो। दूसरा इंडक्टर, अब इसमें कुछ नहीं कराएंगे। इंडक्टर के लिए सेम एज रेजिस्टेंस, सेम एज रेजिस्टेंस, जैसे सेम एज रेजिस्टेंस का मतलब ये है, इससे पहले एक बार रेजिस्टेंस के लिए थोड़ा सा एक इसमें 3 रेजिस्टेंस की और देख लो, R1 R2 और R3। अब देखो वोल्टेज हमने अप्लाइड किया, वोल्टेज अक्रॉस दिस वन इज V। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा V3। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस V1 और V2 और V3। अब देखो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर कितना हो जाएगा R1 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इंटू V। अब V1 बराबर क्या हो जाएगा R1, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। क्लियर। इसी तरह से V2 बराबर V2 बराबर क्या होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V, और V3 बराबर R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। गॉट इट और नॉट? गॉट इट। ठीक है, तो ये वोल्टेज हो गया V1 V2 और V3। ये क्या हो जाएगा वोल्टेज डिवीजन है रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये 2 रेजिस्टेंस के लिए और ये। अब हम बात करते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक उतार लो। वीडियो को रोक के एक बार पॉज करके आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो आगे कर लिया, तो अब चलो आगे। वोल्टेज डिवीजन रूल ही चल रहा है। दूसरा वोल्टेज डिवीजन रूल में चल रहे हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल में दूसरा हम बात करते हैं इंडक्टर की। इंडक्टर की क्या करेंगे, सेम एज रेजिस्टेंस। सारा का सारा किस तरह से लगाओगे, जिस प्रकार से रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया था उसी प्रकार से। जैसे एग्जांपल, जैसे ये 10 वोल्ट है,
L1 की वैल्यू मान लो, L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हेनरी, और L2 की वैल्यू इसमें अक्सल, ये यहाँ पर L1 और L2। अब इसमें फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, ये डीसी के केस में तो काम नहीं करेगा, तो एसी की कंडीशन में काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो एसी वोल्टेज अप्लाइड किया, अक्स L1 की वैल्यू मान लो 2 ओम है, और अक्स L2 की वैल्यू कितनी है 3 ओम, ठीक है। तो या फिर वोल्टेज अक्रॉस L1 और L2 निकालना चाहते हैं, तो फिर वही बात है, वो अक्स L1 हो जाएगा 2 पाई f इंटू L। अब ये तो फिर टोटल में हो जाएगा एक्स वाला, वो करने के बाद में सारा का सारा क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। तो वो आने का मतलब ये है कि अरे भाई मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये इंडक्टर हमने क्या किया 2 हेनरी और ये 3 हेनरी। अब आप बोलोगे कि गोली देती, अरे सुनो तो सही। अब हमने क्या किया, वोल्टेज अप्लाइड किया V, ठीक है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 निकालना है। तो वोल्टेज अक्रॉस V1 बराबर डायरेक्ट 2/2 प्लस 3 इंटू V बराबर मान लो 10 वोल्ट है, तो इंटू 10 बराबर 2/5 इंटू 10, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 वोल्ट। अब मैं ये बोल रहा था V2 बराबर कितना हो जाएगा 3/10 इंटू 10 बराबर V2 बराबर कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। कहने का मतलब V1 बराबर L1 है, जिस प्रकार से ये इंडक्टर L1, ये इंडक्टर L2, जब अब इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो VL1 वोल्टेज अक्रॉस L1 इज VL1 और वोल्टेज अक्रॉस L2 इज इक्वल्स टू VL2। तो L1 अपॉन L2 L1 प्लस L2 इंटू V, और VL2 बराबर L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू V। यही रजिस्टेंस में इंक्लूड हो रहा था, ये किस में इंक्लूड हो रहा था रजिस्टेंस में। अब कहने का मतलब, अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर तो साहब वोल्टेज है V, वोल्टेज क्या है V है, अब इसके अक्रॉस तो क्या है वोल्टेज V है। अब आप ये बोलोगे, इतना लिखना नहीं है अभी समझने के लिए, कि साहब L1 तो यहाँ पर हेनरी में दिया होगा, यहाँ पर तो हेनरी में दिया है, और आप वोल्टेज को हेनरी में किस प्रकार से, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, ये मान लो L1 है, ये सिर्फ समझने के लिए L2, और ये हमने वोल्टेज अप्लाइड किया V, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से, यानी मान लो इसको अक्स L1 बनाना है, प्रतिबाधा बनाना है, ठीक है, रिएक्टेंस, तो 2 पाई f इंटू L1, और अक्स L2 बराबर 2 पाई f इंटू L2। तो V1 और V1 बराबर एक्स L1 अपॉन में एक्स L1 प्लस एक्स L2 इंटू V होगा। अब ये एक्स L1 जो होता है ये ओम में होता है, ये किस में होता है ओम में। अब ओम में क्या होता है रजिस्टेंस, तो अब रजिस्टेंस का तो पता ही है अपन को, रजिस्टेंस होता यहाँ पर ये रजिस्टेंस होता, तो रजिस्टेंस, इसको रजिस्टेंस मान लो, तो R1 अपॉन में R1 प्लस R2 होता। अब रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती ओम। अब ये भी तो क्या है, अरे ये भी तो क्या है रजिस्टेंस ही है, तो XL1 अपॉन XL1 प्लस XL2। अब होता ये है कि V1 बराबर XL1 यानी 2 पाई f इंटू L1, 2 पाई f इंटू L2, सॉरी L1 प्लस 2 पाई f इंटू L2। अब देखो V1 बराबर L1 अपॉन L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ठीक है। तो V1 बराबर L1 अपॉन L1 प्लस L2, ये हो गया। तो वही तो मैं लिख रहा हूँ इंटू V, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये हेनरी में है, ये ओम में है, इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ समझने के लिए था और इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मैंने थोड़ा ऐसे करा तो सोचा कि आप ऐसे सोचोगे कि आता नहीं। देखो V1 और V2 सर्किट की
पहली क्लास से लेकर के लास्ट की क्लास तक यही कंसेप्ट इसी तरह से चलेंगे। कहीं पर भी कोई भी हर एक चीज़ समझाऊंगा, कोई चीज़ डाउट होगी तो उसको पूरा जीरो से अंदर तक जाके उसको सोल्व करेंगे, तो उसकी तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखो ये हो गया, ये भी इंडक्टर के केस में भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए मैंने लिखा था सेम एज रेजिस्टेंस, सेम एज रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं तीसरा एलिमेंट, कैपेसिटर। कौन सा एलिमेंट, कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब ये है, कैपेसिटर का मतलब ये है कि कैपेसिटर अब कनेक्ट है, मान लो ये C1, ये कैपेसिटर C2, इसके अक्रॉस हमने क्या अप्लाइड किया, ये है C3, हमने वोल्टेज अप्लाइड किया, ये V, ठीक है, ये वोल्टेज अप्लाइड किया। वोल्टेज अक्रॉस C1 इज VC1, वोल्टेज अक्रॉस C2 इज VC2, वोल्टेज अक्रॉस C3 इज VC3, वोल्टेज अक्रॉस C1 इज VC1, वोल्टेज अक्रॉस C2 इज इक्वल्स टू VC2, और वोल्टेज अक्रॉस C3 इज इक्वल टू VC3। अब वो VC1 की वैल्यू निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे, VC1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले 1/C1, 1/C1। अब क्या करना है, 1/C1, डायरेक्ट C1 नहीं लिखना है। जब कैपेसिटर केस में ये कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकाल तो 1/C1, फिर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इंटू V। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करो तो VC1 बराबर 1/C1, यहाँ से एलसीएम लिया हमने, C1 C2 C3, तो C2 C3 प्लस इसको छुपाओगे तो C1 C3 प्लस, अब ये एलसीएम तो लेना आना चाहिए भाई। JEN की तैयारी करने की सोच रहे हो और मैं आपको एलसीएम एलसीएम सिखाऊं तो ये मेरा काम नहीं है, ये आपको आना चाहिए सोल्व करना। मेरा काम ये है यहाँ तक बताना, अब आपको सोल्व कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेशन अब देखो यहाँ पर को तो C1 से C1 गया तो इंटू V है, चल रहा है साथ में, तो यहाँ से देखो VC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VC1 की वैल्यू C2 C3 अपोन में C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1, ये आ रही है, इंटू में V। गॉट इट और नॉट, समझ में आ गई बात। ये VC1, अब VC2 की निकाल दो। VC2 निकालने के लिए अब आप नहीं करेंगे 1/C2, 1/C2 ये वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, VC2 को डायरेक्ट निकालने के लिए अब इतना ये दो लाइन दो स्टेप बचाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, VCT के अक्रॉस निकालेंगे तो C2 को तो छोड़ दो, बाकी दोनों को, बाकी जितने भी बचे हैं उनको क्या कर दो, गुणा, तो C1 C3 अपोन में फिर C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 इंटू टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आई बात। इसी तरह से VC3 बताओ, फिर VC3 के लिए अंदर क्या करना है, VC3 के अंदर क्या करना है, C3 को छोड़ना है और बाकी दोनों को लिखना है, तो C1 C2 अपोन में C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 इंटू V, इंटू V। दैट मीन्स VC1 हो गया, VC2 हो गया और VC3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये तीनों की तीनों VC1 VC2 VC3 इन द केस ऑफ कैपेसिटर में वोल्टेज डिवीजन रूल इस प्रकार से लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथा, कंडक्टर। देखो इतना याद रखो, रेजिस्टेंस के साथ चलता है इंडक्टेंस और कैपेसिटर के साथ कौन चलेगा, कंडक्टर। अब भूल जाओ तो C से C के साथ चलेगा और बाकी दोनों साथ चलेंगे। तो चार ही तो पैरामीटर है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर और कंडक्टर। दैट मीन्स ये हम डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, सेम एज कैपेसिटर, सेम एज कैपेसिटर, ठीक है। अब एक बार नोट कर लो,
कर लिया। एग्जाम्पल कर लो, ये 2 फेरड, ये 3 फेरड, ये 5 फेरड। वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट इज V फाइंड V1 वोल्टेज अक्रॉस V1, ये V2 और V3। अपन को V1, V2 एंड V3 की वैल्यू क्या करनी है, क्या करनी V1, V2 और V3, V1, V2 एंड V3। बताओ V1 के लिए क्या करोगे? V1 के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। V1 को भूल जाओ, कैपेसिटेंस कितना है C1। अब इसको कैपेसिटेंस मान लो एक बार C1, इसको मान लो C2, इसको मान लो C3। अब वैल्यू रख छोड़ दो एक बार। अब जब ये होता, इसको जिसके अक्रॉस निकालना है उसको भूल जाओ, बाकी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो C2 C3। अब टोटल C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C2, ठीक है, इंटू V। अब C2 C3 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 5। C1 C2 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 इंटू V की वैल्यू कितनी है भाई? 20 वोल्ट। ये 15 हो गया। 15 होने के बाद में ये कितना हो गया? 6 21 31, इतना ही होगा ना, 20। ये V1, इसकी वैल्यू निकाल लो भैया। अब यहाँ पर आप इसको तो कर ही सकते हो, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिख लेना। मेरा कोई यहाँ पर रटा हुआ नहीं है, मैंने रैंडम वैल्यू ली है। आपको मेन काम है ये V1 V2 किस तरह से निकालना है, ये काम आप तो पहली क्लास में सीखे होंगे। सबसे पहले जोड़ बाकी गुणा भाग यही सीखा था। तो ये 15, ये 6, ये देख लेना 21 और 10 31। अब यदि मेरे को इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो ऐसे मत मानना कि मेरे को जोड़ बाकी नहीं आता, ठीक है। और मानो तो आपकी मर्जी। तो V2 भी निकालोगे। V2 का क्या होगा? V2 का मतलब क्या होगा? इसको छुपा लो। इसको छुपाने के बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 5 बट्टा 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2 इंटू 20। अब इसको सोल्व करो, वही बात 10/31 इंटू 20। अब आप इसको सोल्व करते रहना, इसका जो भी आंसर आए वो यहाँ लिख देना। फिर देखो V3 की वैल्यू 5 तो नहीं आएगा, 2 गुणा 3 बटे 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 2 इंटू 20। V3 बराबर ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? तो V1 V2 और V3 ये निकाल दिया।